हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर, क्या हाल है? हाउ आर यू ऑल डूइंग? अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. क्या हाल है, क्या हाल है? ओके गाइस, चलो चलो guys, what we will do is we will quickly revise the whole chapter 10, audit and auditors, and then we will end the session. Are you all here? फटाफट मेरे को बताओ कौन कौन आ रखा है. हाय 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 भेजो कमेंट्स में. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रशांत, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड. Okay. Okay, guys. Chalo, we will kickstart this revision. Chapter 10, Audit and Auditor, Section 139 से 148 तक पढ़ने वाले. 138 क्या था? इसके पहले वाले चैप्टर का 138 था इंटरनल ऑडिट. 139 से 148 वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. 10 मार्क तक का ये चैप्टर आ जाता है. सेक्शन 139 क्या है? 139 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट, 140 टॉक्स अबाउट रिमूवल. आप एक बार यहां से सेक्शन नंबर्स याद कर लो. सबसे पहले 139 में अपॉइंटमेंट होगा, 140 में रिमूवल होगा, 140 में आपका एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, 142 में रेम्यूनरेशन देखेंगे, 143 में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. चलो सर, है ना? करंट चले जाती है जब भी मैं शुरू करता हूं. मेरे को लगता है करंट को लॉ नहीं पसंद. चलो सर, चलो चलो चलो. सेक्शन 140, 139 अपॉइंटमेंट, 140 रिमूवल. 141 क्या है? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन. अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगा? क्वालिफिकेशन अच्छा होगा तो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा 142, और रेम्यूनरेशन के बाद 143 जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके पावर्स क्या होंगे वो देखना है. पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है. 144 क्या है? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, कुछ चीजें नहीं कर सकता. 145 साइन की बात करता है. 146 अटेंड करने की बात करता है एनुअल जनरल मीटिंग एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन. 148 कॉस्ट ऑडिट. आराम से याद हो जाएगा सर. एक एक सेक्शन सुनो मेरी बात. सेक्शन 139 से शुरू करते हैं. व्हाट इज 139? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. इसमें आपके नोट्स में हमने एक बॉक्स बनाया था, अगर आपको याद होगा तो. एक सेकंड में वो बॉक्स खोल के दिखाता हूं आपको. हाँ जी सर, इस तरह का बॉक्स आपने बनाया होगा. ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखेंगे तो इसमें हम ये 6 चीजें अगर बात कर लेंगे ना तो हमारा बहुत मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा. सबसे पहला सवाल यह है कि किसी भी कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, और फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, और फिर अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो उसको कैसे फिल करते हैं. पहले हम बात करेंगे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की, नॉर्मल कंपनी की, और उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की. अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है सर? सबसे पहले आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर. अगर 30 डेज में बोर्ड फेल कर जाता है, नहीं अपॉइंट करता है, इट विल इन्फॉर्म द मेंबर्स एंड द मेंबर्स विल इन एन ईजीएम अपॉइंट in an EGM appoint a first auditor within 90 days. और वो जो जिसको अपॉइंट करोगे वो कब तक अपना पोजीशन होल्ड करेगा? टिल द फर्स्ट एजीएम. जब आपका फर्स्ट एजीएम जब तक नहीं खत्म हो जाता तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा. मतलब टोटल आपको 120 डेज मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में पूरा डिटेल प्रोविजन है सर, वो हम पढ़ेंगे. लेकिन उसके बाद अगर आपके फर्स्ट ऑडिटर या सब्सिक्वेंट ऑडिटर के पोजीशन पे कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, मतलब उनके टेन्योर खत्म होने के पहले अगर उनका ऑफिस वेकेट हो जाता है, तो इन दैट केस बोर्ड विल बी गिवन 30 डेज टू फिल सच वैकेंसी. कौन भरेगा? बोर्ड भरेगा 30 डेज के अंदर. पर अगर रेजिग्नेशन का केस है ना दोस्त, रेजिग्नेशन का केस अगर है ना, तो 3 महीने के अंदर शेयर होल्डर्स जो है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव भी करेंगे. ओनली इफ द कैजुअल वैकेंसी इज बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन. इफ द कैजुअल वैकेंसी इज बिकॉज ऑफ डेथ और एनी अदर थिंग, देन इट इज फाइन, देन यू डोंट नीड बोर्ड शेयर होल्डर्स अप्रूवल. बट इफ इट इज बिकॉज ऑफ
बट इफ इट इज बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन यू विल हैव टू टेक द बोर्ड अप्रूवल। उसके बाद मैंने कहा कि आप कब तक ऑफिस होल्ड करोगे? कैजुअल वैकेंसी में जो बंदा आया है ना वो जल्दी जल्दी में आया है, तो वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं टिक सकता, उसको हम सिर्फ अगले एजीएम तक होल्ड करने देंगे ऑफिस, उससे ज्यादा होल्ड करने नहीं देंगे। ये कौन सा प्रोविजन हो गया सर? ये नॉर्मल कंपनीज का प्रोविजन हो गया। अब गवर्नमेंट कंपनी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहले सामने आके खड़ा हो जाता है सीएंडएजी, बोले मैं करूंगा, सब मैं करूंगा, होता है नहीं हालांकि उससे। तो सीएंडएजी को हम सबसे पहले फर्स्ट ऑडिटर के केस में, फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा गवर्नमेंट कंपनी में? विथिन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन और 60 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन सीएंडएजी को 60 डेज मिलेंगे। क्यों सर? बोर्ड को 30 डेज मिलते हैं, सीएंडएजी को 60 डेज क्यों मिलेंगे? क्योंकि सीएंडएजी का मैंने तुमको बताया था लंच ब्रेक लंबा होता है। सर सरकारी काम में 60 दिन तो देना पड़ेगा तुमको, अगर 60 दिन में नहीं कर पाया तो 30 दिन में बोर्ड नहीं करे, बोर्ड करेगा, और 30 दिन में अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता है ना तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ 60 डेज मिलेंगे। 60 डेज में शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करके खत्म करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम आपको 150 डेज मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब सर अब आप जो एजीएम है तब तक, फर्स्ट एजीएम तक आप अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, सेम एज इन द केस ऑफ अदर कंपनीज। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? गवर्नमेंट कंपनीज में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? वो हर फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट होता है, उसको सीएनडीएजी जो है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट के 180 डेज के अंदर अंदर अपॉइंट कर देता है, और वो जब अपॉइंट होता है ना तो वो कंक्लूजन ऑफ एजीएम तक ऑफिस होल्ड करता है। इस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, और अगर कैजुअल वैकेंसी होता है तो सबसे पहले सीएनडीएजी आ जाता है, और सीएनडीएजी को 30 डेज मिलता है, 30 डेज टू अपॉइंट द ऑडिटर। अगर फेल कर जाता है 30 डेज में अपॉइंट करना तो बोर्ड को 30 डेज मिलेगा। सर यहां पे सीएनडीएजी को 30 डेज का क्या लॉजिक है? सरकारी काम है ना तो 60 दिन में करना चाहिए ना, पर उसको इमरजेंसी है ना, कैजुअल वैकेंसी में यू हैव टू क्विकली फिल अप द वैकेंसी, एंड हेंस आपको भी 30 डेज दिया जाएगा सीएनडीएजी। आप अगर नहीं कर पाओगे तो बोर्ड को 30 डेज दिया जाएगा, बोर्ड उतने दिन में अपॉइंट कर लेगा। दिस इज एवरीथिंग अबाउट योर everything about your first auditor, subsequent auditor and casual vacancy. We are yet to read subsequent auditor for normal company. एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनी है ना, इसमें दो तरह की कंपनीज कवर होती है। एक तो जो प्रॉपर गवर्नमेंट कंपनी है, जो सेक्शन 245 में डिफाइंड है, कि जैसे कि आपका हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं। पर गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज भी उसमें आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई एंटिटी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग नहीं है, पर कोई गवर्नमेंट कंपनी उसमें कंट्रोल रखती है किसी भी तरीके से, तो वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनीज, जैसे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, किसी पे एलआईसी कंट्रोल करता है, किसी पे कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करती है, तो इस तरह की एंटिटीज अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करती है ना तो वो भी सेकंड वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। जरूरी नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन वाले लोग सेकंड वाले पार्ट में आए। समझे सर? समझे? ओके सर। अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मल कंपनी के केस में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर वाला पोर्शन है वो कैसे अपॉइंट होगा। कैसे अपॉइंट होएगा सर? कैसे अपॉइंट होएगा? बहुत सिंपल है। अगर आप चार्ट समझना, आपने क्लास में चार्ट बनाया होगा तो वो चार्ट समझना। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कैसे अपॉइंट करेगा, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो। आपका अगर ऑडिट कमिटी है, अगर आपका ऑडिट कमिटी है तो ऑडिट कमिटी जो है वो बोर्ड को रिकमेंडेशन देगा। बोर्ड जो है अगर वो रिकमेंडेशन से ओके है तो वो रिकमेंडेशन ले जाकर के मेंबर के पास रख देगा मीटिंग में, और मीटिंग में अगर मेंबर्स अप्रूव कर देंगे तो वो ऑडिटर जो है वो अपॉइंट हो जाता है एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। नाउ अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द फर्स्ट एजीएम एंड देन ही विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। और सिक्स्थ एजीएम में वापस से दूसरा ऑडिटर आएगा जो उसके बाद वाले सिक्स्थ एजीएम तक क्या करेगा? ऑफिस होल्ड करेगा, मतलब उसका टेन्योर यूजुअली 5 साल का होता है। पर अगर बोर्ड ने नो बोल दिया, बोर्ड ने बोला नहीं आई एम नॉट ओके विद दिस रिकमेंडेशन, बोर्ड विल आस्क ऑडिट कमिटी टू रिकंसिडर। बोर्ड बोलेगा मेरे को तुम्हारा रीजन पसंद, मेरे को तुम्हारा ऑडिटर पसंद नहीं आया, तुम रिकंसिडर करो और तुम रीजंस बताओगे क्यों हमको ये ऑडिटर नहीं चलेगा। अब ऑडिट कमिटी अगर रिकंसिडर करने के लिए रेडी होता है कि हाँ भैया चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को नया ऑडिटर का नाम बताता हूं, तो ऑडिट कमिटी वापस इस प्रोसेस में आपको डाल देगा कि वो दूसरा नाम बताएगा और आपको वापस बोर्ड को रिकमेंडेशन भेज देगा। पर अगर ऑडिट कमिटी कहता है नहीं आई विल नॉट रिकंसिडर, दिस इज माय फाइनल कंसिडरेशन, वी विल हैव टू अपॉइंट पीडब्ल्यूसी ओनली इफ दिस इज व्हाट ऑडिट कमिटी सेज, तो फिर बोर्ड के पास वापस से दो ऑप्शन बचता है, या तो वो ओके कर दे या नो कर दे। अगर ओके कर दे तो गुड, मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ और वहां पे उसको अपॉइंट कर दो। पर अगर आपने नो बोला तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोर्ड आप खुद का रिकमेंडेशन लाओ, आप खुद एक ऑडिटर ढूंढ के लाओ और आप बताओ कि ऑडिट कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था और क्यों हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और फिर इसको ले जाकर के मेंबर के पास रख दो। अगर मेंबर बोर्ड के बात से अग्री करते हैं तो वो ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे, नहीं तो वो भी रिजेक्ट कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है जहां पे ऑडिट कमिटी इन्वॉल्व होता है। पर अगर ऑडिट कमिटी नहीं है
पर अगर आपका ऑडिट कमिटी नहीं है, इन दैट केस ये सारा काम यहीं से होता है। बोर्ड एक रिकमेंडेशन लाएगा, मेंबर्स के पास ले जाएगा और मेंबर्स को बोलेगा अपॉइंट कर दो। अगर वो अपॉइंट करते हैं तो ही विल होल्ड इट फ्रॉम द फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। समझे क्या सर? बट सर अभी जब ऑडिट कमिटी, सुनो 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 सुनो, जब ऑडिट कमिटी या बोर्ड जो भी रेकमेंड कर रहे हैं, बोर्ड कब रेकमेंड करेगा सर? जब ऑडिट कमिटी नहीं है। बोर्ड के अगर एक कंपनी में ऑडिट कमिटी है तब भी क्या बोर्ड बोर्ड बिना ऑडिट कमिटी से पूछे ऑडिटर रेकमेंड कर सकते हैं? मैंने क्या पूछा, अगर एक कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो बोर्ड ऑडिट कमिटी से पूछे बिना ऑडिटर रेकमेंड कर सकता है? The answer is no. If audit committee is there, it is primary responsibility of the audit committee to make such recommendation to the board and board will then recommend it to the members. अब सर जब आप recommendation कर रहे हो ना तो आपको MCQ चेक करना पड़ेगा। MCQ क्या सर? उल्टा पढ़ो, Q क्वालिफिकेशन, कि वो जो ऑडिटर है उसका क्वालिफिकेशन क्या है उसको कंसिडर करो। दूसरा C commensurate, is that qualification relevant for our company? Is that qualification that he has is relevant for our company? Does it commensurate with the size and requirement of our company? And M क्या है? आपको misconduct या फिर कोई भी और अदर प्रोफेशनल कंडक्ट का आपको देखना पड़ेगा, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रहा है क्या? यू विल कंसीडर दैट व्हाइल यू आर रिकमेंडिंग। अगर पता चला किसी कंपनी में नीरव मोदी, किसी ऑडिटर पे नीरव मोदी स्कैम का पूरा केस चल रहा है, तो आप उसको, नेचुरल सी बात है ना, उसको यूजुअली रिकमेंडेशन के लिए नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करेंगे। आई होप दिस इज द प्रोसेस दैट यू गॉट इट। कैसे होगा? अब सर दो चीजें, सुनो सुनो सुनो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपॉइंटमेंट के पहले कुछ होगा और एक अपॉइंटमेंट के बाद कुछ होगा। बिफोर अपॉइंटमेंट दो चीजें होगी, आफ्टर अपॉइंटमेंट दो चीजें होंगी। बिफोर अपॉइंटमेंट दो चीजें क्या होगा? लिखित में कंसेंट, रिटन कंसेंट दे देना, रिटन कंसेंट दे देना कंपनी को कि कंपनी हाँ मैं तुम्हारा ऑडिटर बनने के लिए तैयार हूं अगर तुम मेरे को बनाओगे। दूसरा एक सर्टिफिकेट देना जिसमें आप चार बातें लिखोगे। क्या सर्टिफिकेट दोगे सर? ये एग्जाम में आएगा, ये सर्टिफिकेट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सर्टिफिकेट दोगे आप ऑडिटर को, सर्टिफिकेट दोगे आप, सर्टिफिकेट देगा ऑडिटर, उसमें चार चीजें लिखेगा। सबसे पहला क्या? मैं एलिजिबल हूं और मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। आई एम एलिजिबल एंड आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, मतलब आप सेक्शन 144 का कंप्लायंस, 141 का कंप्लायंस कर रहे हो ऐसा बताओगे। दूसरा, दैट इज द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर टर्म्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट, इस एक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है। तीसरा, इट इज विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स कौन सा सर? आगे आपको पता है आप 20 ऑडिटर से ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकते, 20 ऑडिट से ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकते एक जना, तो आप लिमिट के अंदर हो, ये भी आपको बताना पड़ेगा। एंड फोर्थ, व्हाटएवर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स का लिस्ट यू हैव गिवन, दैट इज ट्रू एंड कंप्लीट, दैट इज ट्रू एंड करेक्ट। ये आपको बताना पड़ेगा कि जितना भी आपने पेंडिंग प्रोसीडिंग्स का लिस्ट दिया है वो करेक्ट है। तो आपको बताना पड़ेगा आप एलिजिबल हो, टर्म्स का कंप्लायंस करते हो, लिमिट्स के अंदर हो और प्रोसीडिंग्स। ETLP क्या बनता है सर? ETLP का कुछ नहीं बनता, पी लेट करके बनाया मैंने, पर आप ना इसको फोटोग्राफिकली याद कर लो कि ऊपर 3 पॉइंट थे, नीचे एक लंबा सा पॉइंट था। ऊपर 3 पॉइंट क्या था? एलिजिबल हो तुम, दूसरा टर्म्स का कंप्लायंस कर रहे हो, तीसरा लिमिट्स के अंदर, और फोर्थ जो है पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। ये आपका सर्टिफिकेट वाला प्रोविजन था। आपको बिफोर अपॉइंटमेंट रिटन कंसेंट और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और आफ्टर अपॉइंटमेंट आप क्या करोगे मालिक? आफ्टर अपॉइंटमेंट आप दो चीजें और करोगे, पर ये आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑडिटर नहीं, कंपनी का काम है। कंपनी क्या करेगा? एक तो ऑडिटर को बता देगा बधाई हो भाई तेरा अपॉइंटमेंट हो गया। कंपनी विल इंटीमेट इट टू द ऑडिटर। दूसरा, कंपनी विल also intimate to ROC in form ADT1. Form ADT1 में you will intimate to ROC within 15 days. Usually कंपनी को ROC के पास जाने के लिए 30 days मिलता है। Usually कंपनी को ROC के पास जाने के लिए 30 days मिलता है, लेकिन यहां पे ROC के पास जाने के लिए कितना दिन मिला है आपको? 15 days मिला है, 15 days मिला है। Within 15 days you will go to ROC in form ADT1 and कहोगे ऑडिटर आ गया, ऑडिटर आ गया। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन अपॉइंटमेंट विल इंक्लूड रीअपॉइंटमेंट। ये जो प्रोविजन है ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं सर टेन्योर का और NFRA 1 भी बता देता हूं मैं आपको कि जो NFRA गवर्न कंपनीज है ना, वो 15 दिन के अंदर NFRA को बता देंगे अपॉइंटमेंट हो गया। जैसे ROC को बताओगे वैसे NFRA को बता दोगे, लेकिन NFRA को फॉर्म NFRA 1 में बताओगे। फॉर्म NFRA 1 में बताओगे। ये हमने सेक्शन कहां पढ़ा था? सेक्शन 132 में भी हमने पढ़ लिया था ये NFRA के बारे में कि NFRA 1 फॉर्म में आप बताओगे। उसके बाद सुनो गौर से दुनिया वालों, टेन्योर, रीअपॉइंटमेंट एंड कूलिंग ऑफ पीरियड। टेन्योर क्या होगा? इन केस ऑफ इंडिविजुअल द टेन्योर विल बी 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years। दूसरा, इन केस ऑफ फर्म द टेन्योर विल बी 2 टर्म्स ऑफ 5 consecutive years ईच, मतलब मैक्सिमम 10 साल के लिए आप हो सकते हो। पर ये किसके लिए एप्लीकेबल है सर? ये जो हमने टेन्योर बोला है ना, दिस इज एप्लीकेबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज: लिस्टेड कंपनी, unlisted public company having paid up share capital of 10 crore or more, private company having a paid up share capital of 50 crore or more। पहली बार देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, प्राइवेट कंपनी को ये लोग गवर्न करने का इनका मन नहीं है, पर ये जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए बोला 50 करोड़ तक का पेड अप शेयर कैपिटल लेना तो भाई आ जाना। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इनको गवर्न करने का बहुत मन है, इसलिए 10 करोड़ के पेड अप शेयर कैपिटल में भी इन्होंने बोला आ जाना। तो लिस्टेड कंपनी तो भाई उसका तो
बचता ही बचता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में क्या बोला इन्होंने, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी में 50 करोड़ और मोर, और ऑल कंपनीज हैविंग पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट, मतलब या तो बोरोइंग्स है या डिपॉजिट है आपका, जो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, जनरली बोरोइंग्स में एक्सीडिंग रहता है, पर यहां पे इक्वल टू और एक्सीडिंग 50 करोड़ से, तो ये चारों लिमिट में से कोई भी लिमिट मीट होता है तो आपके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। कूलिंग पीरियड क्या है, 5 साल का वनवास है, 5 साल का वनवास है। जैसे ही आपका टेन्योर खत्म होगा, अगर इंडिविजुअल हो तो 1 टर्म का, अगर फर्म हो तो 2 टर्म का, जैसे ही आपका टेन्योर खत्म होगा आप 5 साल के लिए क्या हो जाओगे, कूलिंग पीरियड में चले जाओगे। इंडिविजुअल और एनी ऑडिट फर्म शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स फ्रॉम द कंप्लीशन। एक चीज ध्यान रखना, आप सेम कंपनी में बनने से रेस्ट्रिक्टेड हो। सेम कंपनी में मतलब क्या आप होल्डिंग सब्सिडरी के बन सकते हो? क्या आप होल्डिंग सब्सिडरी के बन सकते हो? सुनो 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 इनकमिंग ऑडिटर शुड नॉट हैव कॉमन पार्टनर्स विद रिटायरिंग डायरेक्टर्स। क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर। अगर जो बाहर ऑडिटर जा रहा है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है, और जो नया ऑडिटर आ रहा है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है वर्सेस नया ऑडिटर आ रहा है, मान लो डेलॉइट आपका अभी ऑडिटर था, डेलॉइट का 2 टर्म खत्म हो गया, वो जा रहा है, और पीडब्ल्यूसी अगर आ रहा है, तो डेलॉइट और पीडब्ल्यूसी में कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए। नो ऑडिट फर्म विल हैविंग कॉमन पार्टनर्स हुज टेन्योर हैज जस्ट एक्सपायर्ड विल बी एलिजिबल फॉर ऑडिटर। आप भी 5 साल तक के लिए ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये जो हमने कूलिंग पीरियड, रोटेशन, ये सारा कहा ना, उससे राइट टू रिमूवल और राइट टू रेजिग्नेशन इफेक्ट नहीं होता है। आप बिल्कुल रिजाइन कर सकते हो, बिल्कुल रिमूव किए जा सकते हो। रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब क्या होता है सर, मेंबर्स जो है वो शेयर होल्डर का अप्रूवल लेकर के, क्या है, क्या मेंबर शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके, सॉरी सुनो, मेंबर्स जो है वो रेजोल्यूशन पास करके ये रिजॉल्व कर सकते हैं कि अगर एक ऑडिट फर्म जो है वो काम कर रही है, मान लो डेलॉइट अगर काम कर रही है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकती है कि कुछ टेन्योर में ना पार्टनर्स बदलते रहेंगे, साइनिंग पार्टनर्स, जैसे अभी कोई और साइन कर रहे हैं, 2 साल बाद कोई और साइन करेगा, पार्टनर्स और टीम बदलते रहेंगे, इस तरह का वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। या वो कह सकते हैं दैट द ऑडिट शेल बी कंडक्टेड बाय मोर देन 1 ऑडिटर, एक से ज्यादा ऑडिटर जो है ऑडिट कंडक्ट करेगा। वो दोनों में से जो भी उनका मन करे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होता क्या है सर, टीम चेंज होती है ना, तो ज्यादा एथिकल हो जाता है, ज्यादा चांसेस होते हैं फ्रॉड डिटेक्ट होने के। ये क्या कहा सर इन्होंने, 2 चीज, पहला जो ऑडिटिंग पार्टनर है वो चेंज होगा, एक फर्म के अंदर ही रोटेट होगा, या फिर दूसरा इन्होंने कहा कि हम एक से ज्यादा ऑडिटर से ऑडिट करवाएंगे। अब सर रोटेशन से रिलेटेड इन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं। मैनर ऑफ रोटेशन, कैसे रोटेशन होगा, मतलब रोटेशन मतलब देखो, रोटेशन मतलब ये भी होता है कि 5 साल का जब आपका इंडिविजुअल का टेन्योर खत्म हो गया, या 10 साल का आपका कॉन्सेक्यूटिव टेन्योर खत्म हो गया, तो उसके बाद आप जाओगे, बदले में कोई दूसरा ऑडिटर आएगा। तो ये जो दूसरा ऑडिटर आएगा जो आपको रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, ये कैसे आएगा सर, ये वैसे ही आएगा जैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर आता था। ऑडिट कमेटी बोर्ड को रेकमेंड करेगा, बोर्ड वही गेम खेलेगा, उसको जम रहा है तो वो अपॉइंट करेगा, नहीं जम रहा है तो वापस रिकंसिडर करने बोलेगा। ये पूरा गेम चलेगा, इस तरीके से अपॉइंट होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर रोटेशन के केस में आप जब ये एक्ट आया 2014 में, जब ये एक्ट आया, तो उसके पहले जो आप ऑफिस होल्ड करते थे, क्या उसको काउंट करेंगे? जो आप ऑडिटर की पोजीशन होल्ड करते थे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, क्या उसको काउंट करोगे? हाँ जी हाँ, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट आप जो भी टेन्योर ऑडिटर का था उसको काउंट करोगे। मतलब अगर आप 10 साल के लिए भी थे ना, तो वो 10 साल काउंट किया जाएगा आपका रिमेनिंग टेन्योर गिनने में। पर एक चीज ध्यान रखना, आपका रिमेनिंग टेन्योर 3 साल से कम नहीं हो सकता, मिनिमम 3 साल तो रहेगा, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, तो उसमें हम आपको सेटल होने के लिए 3 साल का टाइम देते हैं। 3 साल के बाद तुमको निकाल देंगे। और उसके बाद सर जो इनकमिंग ऑडिटर है, जो नया ऑडिटर आ रहा है ना, ही शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द आउटगोइंग ऑडिटर अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ द ऑडिट फर्म। जैसे कि मैंने आपको कहा था ईवाई के बहुत सारे छोटे एलएलपीज है, तो अगर एक एलएलपी का ऑडिट खत्म हुआ तो ऐसा नहीं दूसरे एलएलपी ने उठा लिया, आप सेम नेटवर्क के अंडर हो। सेम नेटवर्क मतलब क्या सर, बीटीसी, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और कॉमन कंट्रोल में हो आप। ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या कॉमन कंट्रोल में हो आप। फिर से बोलो एक बार, जुबा केसरी अपने मुंह से बोलो, ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल में अगर आप हो, तो सेम नेटवर्क में अगर हो तो आप नहीं ले सकते ऑडिट। अब मेरे को एक बात बताओ, जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं दोस्तों? जॉइंट ऑडिटर्स क्या होते हैं? जैसे कि रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो अगर आप देखोगे तो चतुर्वेदी शाह और एक और कंपनी, आई थिंक बीएसआर या केपीएमजी साइन करती है। तो अगर ये 2 तरीके से फर्म अगर साइन कर रहे हैं जाकर के, 2 तरीके से दो फर्म अगर साइन कर रहे हैं सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसको कहते हैं जॉइंट ऑडिट। तो एक कंपनी अगर चाहे ना तो जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। इससे क्या होता है, अगेन फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एंड तो उसको रोटेशन भी करना पड़ेगा। तो रोटेशन इस तरीके से करना कि तुम्हारा अचानक से दोनों पोजीशन खाली ना हो जाए। अगर फर्म ए और फर्म बी है, तो एक साल में फर्म ए खाली हो रहा है, दूसरा फर्म आ रहा है, और दूसरे साल में फर्म बी खाली हो रहा है, दूसरा फर्म आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों फर्म एक साथ जा रहे हैं और नया फर्म आ रहा है। इस तरीके से अपॉइंटमेंट और रोटेशन का प्रोविजन डालना। अब सर सुनो, अगर एक पार्टनर है,
अगर एक पार्टनर है फर्म ए में, फर्म ए जो है ऑडिटर है, एक पार्टनर है उस फर्म ए में, वो निकल करके फर्म बी में जा रहा है ना, तो वो अकेले नहीं जाएगा, वो अपने साथ जो इस फर्म ए का डिस्क्वालिफिकेशन है ना वो भी लेकर के जाएगा। मतलब फर्म ए का अगर 10 साल का टाइम खत्म हो गया और उसके बाद अगर फर्म ए का जो साइनिंग पार्टनर था वो निकल करके फर्म बी में जा रहा है ना, तो वो अपने साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी लेके जाएगा, फर्म भी अब 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकती। लॉजिकल सी बात है ना सर। इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑडिट फर्म एंड आल्सो सर्टिफाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिटायर्स एंड जॉइंस एनी अदर फर्म, सच अदर फर्म विल आल्सो बी इनेलिजिबल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, आपको अगर आईसीआई मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस देखना है तो बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर अगर आपका मन है तो आप देख सकते हो। अब गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इसका हमने फर्स्ट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, सारा कुछ देख लिया। रीअपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड, मे बी रीअपॉइंटेड इन एजीएम। अगर आप किसी को रीअपॉइंट कर रहे हो, 3 कंडीशन का कंप्लायंस होना चाहिए। पहला, वो डिसक्वालिफाइड नहीं है। दूसरा, ही हैज नॉट गिविंग हिज अनविलिंगनेस इन राइटिंग टू बी रीअपॉइंटेड, मतलब उसने कहीं आपको लिख के ये नहीं बोल दिया कि भाई मेरी इच्छा नहीं है मत रीअपॉइंट कर। और तीसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं पास हुआ है ना कि उसको नहीं अपॉइंट करेंगे या किसी और को अपॉइंट करेंगे। सर मैंने कहा एक रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हो, लेकिन 3 कंडीशन कंप्लाई होना चाहिए। सबसे पहले तो भाई वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी इच्छा होनी चाहिए, मतलब क्या, ही हैज नॉट एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस इन राइटिंग टू द कंपनी टू नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। तीसरा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ होना चाहिए जिसमें मेंबर्स कह रहे हैं कि हम किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, या एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर रहे हैं कि हम इस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेंगे। ये तीनों कंडीशन अगर मीट होती है तो आप लोगों को क्या, रिटायरिंग ऑडिटर को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू अ पीरियड ऑफ 5 years and 10 years, सब्जेक्ट टू द पीरियड ऑफ 5 years and 10 years एज द केस मे बी। ठीक है, बस सर ये पूरा आपका सेक्शन 139 था। सेक्शन 139 था, कैन एन ऑडिटर बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, क्या आप 4 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो? नहीं सर, आप एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट करोगे, उससे पहले आप रिमूव कर सकते हो या सामने वाला रिजाइन कर सकता है, पर आप इनिशियली 4 साल के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते। कैन एन ऑडिट फर्म बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड? कूलिंग पीरियड मतलब क्या सर, जब आपका टेन्योर खत्म हो गया उसके बाद क्या आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, आप बिल्कुल बन सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ में, ना इंटरनल ऑडिटर के प्रोविजन में, ना हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर के प्रोविजन में। तो आपका एक बार स्टैट्यूटरी ऑडिट खत्म हो जाए उसके बाद इंटरनल ऑडिटर बिल्कुल बन सकते हो। सेक्शन 140 क्या है? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। क्या आपको समझ आ रहा है सर? मेरे को बोलो हाँ फटाफट। क्या आपको समझ आ रहा है? क्या प्रशांत के अलावा दुनिया में किसी और को समझ आ रहा है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। ओके गाइस, चलो सेक्शन 140, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ते रहो, वेरी गुड। चलो सेक्शन 140, रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। रिमूवल कैसे हो सकता है? अगर एक ऑडिटर को निकालना है तो 2 तरीके हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दिमाग घुमा वो निकाल दिया, या शेयर होल्डर ने निकाल दिया। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का दिमाग घुमा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? स्टेप 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्टेप 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाओगे। कितने दिन के अंदर? बोर्ड रेजोल्यूशन के 30 डेज के अंदर अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के में जाओगे। सीजी के पास अप्रूवल लेने आप एडीटी 2 में जाओगे। 2 क्या बोला था मैंने? 2 निकल, तो एडीटी 2 में आप जाओगे लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 60, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आ जाएगा उसके 60 डेज के अंदर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओगे, और जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो आपका ऑडिटर तो जो है वो गए हो। तो मैंने क्या कहा सर? पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, बीसीजी एक कंसल्टिंग फर्म है, बीसीजी, बी बोर्ड का रेजोल्यूशन, सी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, और सी जो है स्पेशल शेयर होल्डर का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 30 डेज के अंदर सीजी के पास जाओ, 60 डेज के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ। ये कब हो गया? जब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निकालना चाहते हैं। पर अगर आपको शेयर होल्डर्स निकालना चाहते हैं ना, अगर शेयर होल्डर्स निकालना चाहते हैं ना, तो उसके पहले एक और स्टेप आ जाएगा कि शेयर होल्डर को एक स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा कंपनी को। स्पेशल नोटिस भेजना पड़ेगा कंपनी को, स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115, मतलब वो मेंबर्स जिनके पास 1% ऑफ वोटिंग पावर है या फिर पेड अप शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 5 लाख रुपए है, वो लोग क्या करेंगे? कंपनी को नोटिस भेजेंगे एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग, बट नॉट 3 मंथ्स बिफोर द मीटिंग। 14 डेज पहले भेज देना, पर 3 महीने से ज्यादा पहले मत भेजना। इस तरीके से आप कंपनी को स्पेशल नोटिस भेजोगे। स्पेशल नोटिस में आप बताओगे कि कौन सा ऑडिटर को हम क्यों निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीजें बताओगे। और आप उस स्पेशल नोटिस में 2 चीजें लिख सकते हो, या तो आप बोलोगे इस ऑडिटर को निकालो, इस ऑडिटर को निकालो, इसको तुम दोबारा अपॉइंटमेंट करना, या दूसरा तुम लिख सकते हो कि हम इसके जगह कोई और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं। यू कैन ईदर मेक अ स्पेशल नोटिस फॉर अपॉइंटिंग एनी पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, और एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट यू डोंट वांट टू अपॉइंट दिस पर्टिकुलर ऑडिटर। ये चीजें जो है आप नोटिस भेज करके दोगे।
जैसे ही कंपनी के पास नोटिस आएगा, कंपनी लेकर के ऑडिटर के पास चली जाएगी। आपको ये चार्ट याद है ना, स्पेशल नोटिस भेजेगा शेयर होल्डर कंपनी को, कंपनी ऑडिटर के पास जाएगा, ऑडिटर से चीजें लेकर के मेंबर के पास जाएगा। ये चार्ट याद रखना। तो क्या हो रहा है सर, सुनो सुनो सुनो, स्पेशल नोटिस आया कंपनी के पास, कंपनी के पास जैसे ही नोटिस आएगा फोर्थ विथ ऑडिटर के पास चले जाएगी। ऑडिटर तू तो गयो, तेरा नोटिस आ गया है। और ऑडिटर के पास फिर क्या होगा, राइट टू रिप्रेजेंटेशन। देयर विल बी टू राइट्स, वन इज रिटन रिप्रेजेंटेशन, ओरल रिप्रेजेंटेशन। रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को भेज करके कि कंपनी तू ना मेंबर्स को भिजवा दे, और कंपनी पूरी कोशिश करेगी मेंबर्स को भिजवाने के लिए। पर अगर किसी भी कारण से कंपनी अगर मेंबर्स के पास नहीं भिजवा पाई, इट कुड बी इधर बिकॉज इट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, और दूसरा कि कंपनी की तरफ से डिफॉल्ट हो गया। दोनों में से कोई भी कारण हुआ ना, तो इसका जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल मीटिंग में रीड आउट लाउड किया जाएगा, पढ़ करके सुनाया जाएगा और मेंबर्स को बताया जाएगा। पढ़ करके सुनाने के अलावा उसका ओरल रिप्रेजेंटेशन का राइट्स तो रहेगा ही रहेगा। नाउ यू आर मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन टू हुम, to the members. Now if an application is made to the tribunal, if an application is made to the tribunal stating what, that this notice is being misused, this representation is being abused, in that case what will happen, the tribunal may pass an order to not send such representation। ना भेजोगे ना पढ़ोगे, इस तरह का ऑर्डर कौन दे सकता है, ट्राइब्यूनल। लेकिन ट्राइब्यूनल को सपना थोड़ी आएगा, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा बाय द कंपनी और एनी अग्रीड पर्सन। अब सर ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया, उसने मना कर दिया, तो आप नहीं भेजोगे। अब इसके अलावा सुनो, बस इतना ही था। स्पेशल नोटिस आया तो स्पेशल नोटिस में रिप्रेजेंटेशन वगैरह करके आपने फिर डिसीजन ले लिया। अगर डिसीजन होता है निकाल दो भैया, स्पेशल शेयर होल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है तो आप निकाल दोगे, नहीं होता है तो वो कंटिन्यू करेगा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका रिमूवल बाय द बोर्ड एंड बाय द शेयर होल्डर। अब क्या रिमूवल तुम क्या निकालोगे, मैं खुद निकल के जा रहा हूं, वो वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है। ऑडिटर कैन रिजाइन, बट रिजाइन करेगा ना 3 लोगों को बताना पड़ेगा। एक तो कंपनी जिसके यहां काम कर रहे हैं, दूसरा आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, उसको तो पता नहीं हर चीज में इंटरेस्ट होता है, और तीसरा अगर गवर्नमेंट कंपनी है ना तो C&AG को भी बताना पड़ेगा। जिस दिन आपने रिजाइन किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर ADT 3 फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा, इंडिकेटिंग द रीजंस। आपको रीजंस बताने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, आपको रीजंस बताना जरूरी है, आपको रीजंस बताना जरूरी है। ऑडिटर ये नहीं बोल सकता पर्सनल रीजंस है, आपको रीजन बताना जरूरी है। अब तो सर इसमें अमेंडमेंट आ रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में और अमेंडमेंट आ रहा है, और डिटेल में आपसे रीजन मांगेंगे अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो। अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन के बाद नोटिस नहीं देता, CG को, रजिस्ट्रार को, कंपनी को, इन लोगों को नोटिस नहीं देता है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी 50,000 से लेकर के रेम्यूनरेशन तक का, 50,000 से लेकर के रेम्यूनरेशन तक का, और कंटिन्यूइंग फेलियर के केस में 500 रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 500 रुपीज पर डे अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज। ये तो क्या हो गया सर, बोर्ड ने और शेयर होल्डर ने निकाला। अब एक और महारथी है जिसको निकालना है, वो है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल निकाल सकता है क्या, ऑडिटर को बिल्कुल निकाल सकता है। ट्राइब्यूनल चेंज कर सकता है ऑडिटर को, कैसे, अगर ट्राइब्यूनल सुओ मोटू, सो के उठा सपना आया, दूसरा एप्लीकेशन बाय CG और एनी अदर पर्सन कंसर्न, अगर ये तीनों में से कोई भी ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देते हैं एंड ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है दो चीजों से रिलेटेड, या तो तुमने फ्रॉड किया है या फिर तुमने फ्रॉड में कल्यूड किया है, या तो तुमने फ्रॉड किया है या तो तुमने फ्रॉड में साथ दिया है, इस तरह से कन्विंस हो जाता है ट्राइब्यूनल। इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड, एक बार लैंग्वेज देखो, दैट the auditor has acted in a fraudulent manner or colluded in any fraud in relation to company or its directors or officers। आप क्या कर रहे हो, या तो फ्रॉड कर रहे हो या कल्यूड कर रहे हो, तो वो ऑर्डर पास करके बोल सकता है कि भैया ऑडिटर चेंज करो। वो कंपनी को ऑर्डर पास करके बोलेगा ऑडिटर चेंज करो। पर अगर एप्लीकेशन CG ने दिया था और ट्राइब्यूनल को लगता है इमीडिएटली ऑर्डर बदलने की जरूरत है, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा। 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करेगा। क्या, सबसे पहला जो अभी वाला ऑडिटर है, तू रुक जा, सच ऑडिटर शेल नॉट फंक्शन, अभी से यू विल स्टॉप फंक्शनिंग। और दूसरा, इट विल ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द ऑडिटर। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा भाई तू ऑडिटर अपॉइंट करके बैठा दे, पर ऑडिटर अपॉइंट करके बैठा दे, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये कब होगा, अगर CG ने एप्लीकेशन दिया है और CG को और ट्राइब्यूनल को लगता है कि इमीडिएटली चेंज करने की जरूरत है, तो इस तरह का ऑर्डर पास करेगा। समझे सर। अब जिसके अगेंस्ट ये रिमूवल वाला ऑर्डर पास होता है ना, जिसके अगेंस्ट ये रिमूवल वाला ऑर्डर पास होता है ना, वो 5 साल तक के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, और वो 447 के फ्रॉड के लिए भी लायबल होगा। अगर उसने फ्रॉड किया है तो 5 साल के लिए लायबल हो जाएगा। 5 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाएगा। वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। अब मेरे को एक बात बताओ सर, अगर आपने एक कंपनी से रिजाइन किया है, तो भी क्या 5 साल का पीरियड लग जाएगा? तो भी क्या 5 साल का पीरियड लग जाएगा? ना जी ना। वो 5 साल का पीरियड कब लगता है? सिर्फ एक ही केस में लगता है, सिर्फ एक ही केस में लगता है, जब आपके अगेंस्ट फ्रॉड का ऑर्डर पास किया है ट्राइब्यूनल ने, तभी आप 5 साल के लिए क्या हो जाते हो? डिस्क्वालीफाई हो जाते हो फ्रॉम एनी कंपनी। हाँ, एनी कंपनी। फ्रॉड किया है तो कहीं भी और ऑडिटर नहीं बन सकते तुम, समझे?
Did you understand? Yes, sir, we did understand. Now let's move on to section 141, a very important section, very important section. Eligibility, qualification and disqualification. Eligibility, qualification and disqualification. Sir, कौन कौन ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है? कोई भी पर्सन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट. दूसरा, फर्म भी ऑडिटर बन सकती है अगर मेजॉरिटी जो है उस फर्म में वो सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है, तो वो फर्म भी क्या बन सकती है? ऑडिटर बन सकती है. मेजॉरिटी जो है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया सीए है. सीए भी चाहिए, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया भी चाहिए और मेजॉरिटी भी चाहिए. अब सर वो फॉर्म जो अपॉइंट हो रहा है उसके बिहाफ पे कौन साइन करेगा? कोई सीए इन प्रैक्टिस ही साइन करेगा. डॉक्टर से मत साइन करवा लियो भाई, अगर फॉर्म में डॉक्टर भी है तो. उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आएगा. सुनो, डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ट याद करो. डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ट याद है तुमको जिंदगी में क्या? ये देखो सर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का चार्ट. जिनके पास ये चार्ट्स नहीं है, जो क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है, रिवीजन देख रहे हैं, आप रिवीजन के साथ साथ एक बार समझ के चार्ट्स बना सकते हो. बट इसका रीजन ये था कि आपको डिटेल में रिवीजन हो जाए. अब मेरी बात समझो, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी. सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन एलएलपी जो है वो क्वालिफाइड है क्योंकि इन्होंने अदर देन एलएलपी लिख दिया है. अब इंडिविजुअल मतलब एक इंसान कब डिस्क्वालिफाइड हो जाता है? सर इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. अगर इंडिविजुअल के बारे में कुछ पॉइंट्स है, फिर इंडिविजुअल का उसके रिलेटिव, और अगर फर्म है तो उसके पार्टनर्स का कोई पॉइंट है, और बाकी उसके रिलेटिव्स का भी अलग से एक पॉइंट है. इंडिविजुअल कब डिस्क्वालिफाइड होता है? अगर वो ऑफिसर या एम्प्लॉय है. चलो मैं आपको ना यहीं से पढ़ा देता हूं, आपको चार्ट समझ आ जाएगा. मैं आपको नोट से ही पढ़ा देता हूं. क्या आप लोगों को एग्जाम के पहले नोट से ही पढ़ना होगा, बेटर रहेगा. तो मैं आपको समरी नोट से ही पढ़ा देता हूं. मेरी बात सुनो, कौन डिस्क्वालिफाइड है? अगर एक कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने की बात कर रहे हैं तो उस कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय डिस्क्वालिफाइड है. उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय, ऑफिसर या एम्प्लॉय का पार्टनर या एम्प्लॉय मतलब क्या? जो नौकर है उसका नौकर, जो एम्प्लॉय है उसका एम्प्लॉय, या जो एम्प्लॉय है उसका पार्टनर जो है वो लोग भी डिस्क्वालिफाइड है. उसके बाद रिलेटिव की बात करते हैं. अगर एक इंसान है तो उसका रिलेटिव, और अगर एक फर्म है तो उसके पार्टनर की बात करते हैं. 3 पॉइंट है: सिक्योरिटी, इंडेटेड, गारंटी. सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर रहे हो आप कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग में. कैश और शो कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग में आप कोई भी सिक्योरिटी नहीं होल्ड कर रहे हो. पर एक एक्सेप्शन था दोस्तों, एक एक्सेप्शन था. जो रिलेटिव नालायक है ना, वो कंपनी में, सिर्फ कंपनी में, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग में नहीं, सिर्फ कंपनी में फेस वैल्यू 1 लाख रुपए तक का शेयर होल्ड करते हैं. सर एग्जैक्टली 1 लाख होल्ड किया तो चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा. 1 लाख 1 रुपया होल्ड किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी. कौन? वो भी रिलेटिव. मैं खुद नहीं होल्ड कर सकता. अगर मैं ऑडिटर बनना चाहता हूं मैं खुद नहीं होल्ड कर सकता. पर सर रिलेटिव तो होते हैं नालायक. उन दुश्मनी लेने के लिए उन्होंने क्या किया? मेरे ऑडिटर बनने के बाद शेयर्स ले लिया. मेरे ऑडिटर बनने के बाद शेयर्स 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का शेयर्स ले लिया. इन दैट केस if they have breached the limit of 1 lakh rupees, in that case auditor will get 60 days for taking corrective action. 60 days के अंदर आपको उनका शेयर होल्डिंग कम करना पड़ेगा, विद इन लिमिट लाना पड़ेगा. अगर 60 डेज में नहीं कर पाते ना बेटा, आपकी ऑफिस वेकेट हो जाएगी. सुन लो, आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, कभी भी अपॉइंटमेंट के बाद अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो ना, तो आइडियली आपका ऑफिस जो है इमीडिएटली वेकेट हो जाता है. कैसे वेकेट हो जाता है? इमीडिएटली वेकेट हो जाता है. पर अगर रिलेटिव ने ज्यादा शेयर्स ले लिया ना, तो आपको 60 डेज का टाइम मिलेगा. 60 डेज में अगर आप करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाते, तब आपका ऑफिस जो है वेकेट हो जाता है. इनडेटेड की बात करें, इनडेटेड नहीं होना चाहिए कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग में फॉर मोर देन 5 लाख रुपीस. और आपने गारंटी नहीं दिया होना चाहिए किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ में, जो कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग और एसओएच को पेमेंट दे 1 लाख रुपए से ज्यादा. ना आप इनडेटेड हो 5 लाख रुपए से ज्यादा, ना आपने गारंटी दी है 1 लाख रुपए से ज्यादा. ये याद रखना, लिमिट इनडेटेड 5 लाख रुपए का है, गारंटी जो है वो 1 लाख रुपए का है. आइडियली दोनों लिमिट सेम होना चाहिए सर, बट आइडियली वो आइडियल वर्ल्ड एग्जिस्ट कहां करता है? अब मेरी बात सुनो. आपका अगर आप एक पर्सन हो या फर्म हो, तो आपका उस कंपनी के साथ या उसके एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग या उसके सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग या एसोसिएट कंपनी, मैंने आपको चार्ट बना के समझाया था. कोई भी कंपनी उसका एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, उसके होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज, उसके होल्डिंग के बाकी एसोसिएट्स जो है, किसी के साथ भी बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए. बिजनेस रिलेशन मतलब क्या सर? बिजनेस रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन जो कमर्शियल पर्पस के लिए. लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन आता है. अगर आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो जो परमिटेड है, या अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो. क्या कहा मैंने? ओसीओबी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो भी चलेगा. वो कमर्शियल बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाएगा. 2 चीजें बिजनेस रिलेशन में नहीं मानी जाती है. एक तो आप प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो, एक तो प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो जो परमिटेड है. दूसरा ओसीओबी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो आर्म्स लेंथ प्राइस पे, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा? बिजनेस रिलेशन नहीं माना जाएगा. अब सर रिलेटिव के बारे में एक स्पेशल पॉइंट है कि जो रिलेटिव है ना, वो डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन नहीं होना चाहिए. डायरेक्टर या की मैनेजरल पर्सन नहीं होना चाहिए. क्या रिलेटिव स्टोर कीपर हो सकता है? हाँ जी हाँ, रिलेटिव बिल्कुल स्टोर कीपर हो सकता है. उसके
उसके बाद हमने पढ़ा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए पहला, और दूसरा वो पर्सन या जो फर्म है उसका जो पार्टनर है वो एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ही शुड नॉट बी होल्डिंग मोर देन 20 कंपनीज एज एन ऑडिटर, ही शुड नॉट बी होल्डिंग अपॉइंटमेंट इन 20 कंपनीज एज एन ऑडिटर। जब आप ये 20 की लिमिट गिनोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप 20 की लिमिट गिनोगे ना उसमें 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये तीन नालायक कंपनी को बनाया क्यों जिंदगी में नहीं पता, लेकिन 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी जो है इनको एक्सक्लूड करना। और प्राइवेट कंपनी का एक नया पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से कम है, मतलब अगर आपका प्राइवेट कंपनी है जिसमें 100 करोड़ या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल है तो आप 20 के लिमिट में इंक्लूड हो जाओगे, वरना आप इंक्लूड नहीं होगे। तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी हैविंग लेस देन 100 करोड़ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये आप इंक्लूड नहीं करोगे 20 का लिमिट काउंट करते वक्त। और आपको पता है ये जो 20 का लिमिट है ये पर पार्टनर है। फर्म में अगर 5 पार्टनर है तो आपकी टोटल लिमिट जो हो गई 100 हो गई, और पर पार्टनर सिर्फ 20 ऑडिट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा ऑडिट नहीं हो सकते। अगर इफ यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड एंड 10 years have not lapsed from the date of such conviction, सर देखो डेट ऑफ सच कन्विक्शन है, डेट ऑफ इंप्रिजनमेंट या डेट ऑफ रिलीज फ्रॉम इंप्रिजनमेंट नहीं है, डेट ऑफ कन्विक्शन है। जब आप कन्विक्ट हुए थे उससे लेकर के 10 साल तक आप डिस्क्वालिफाइड हो अगर आप फ्रॉड के लिए कन्विक्ट हुए थे। 10 साल क्यों लिखा है सर? क्योंकि सेक्शन 447 याद करो, वहां पे भी फ्रॉड का मैक्सिमम ईयर्स कितना है, 10 साल ही है। और क्या आपने रेंडर किया सर्विस, हाँ आपने रेंडर किया सर्विस, सेक्शन 144 वाला, सेक्शन 144 वाला अगर आपने सर्विस रेंडर किया जो आपको आइडियली रेंडर नहीं करना चाहिए था, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। और वैसे ये कहना चाह रहा है आप अगर वो सर्विसेज रेंडर कर रहे हो तो आप ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। इतने सारे रीजन है क्या सर? सारे रीजन एक साथ याद करने, बिल्कुल भी नहीं याद करने एक साथ, लेकिन एक एक पॉइंट का आपको क्लैरिटी होना चाहिए। बिजनेस रिलेशन में क्या दो चीजें नहीं आती है, 20 के लिमिट्स में क्या क्या आता है, कन्विक्शन अगर कर रहे हो तो 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन है। इसमें से कोई भी 3 पॉइंटर्स उठाएंगे और इस पे ये लोग क्वेश्चन बना करके पूछ डालेंगे आपको। सेक्शन 142 क्या है? रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा सर? सिंपल है, अगर बोर्ड अपॉइंट कर रही है, जब फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड अपॉइंट करती है तो बोर्ड फिक्स करेगा, नहीं तो आपका शेयर होल्डर फिक्स करेगा रेम्यूनरेशन जनरल मीटिंग में। वो रेम्यूनरेशन में सारे खर्चे वर्चे सब कुछ इंक्लूड होंगे। 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इंक्लूड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सुनो ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है पहले वो पढ़ेंगे और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सुन लो आराम से फटाफट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हमको याद भी नहीं रखनी है। पावर ऑफ ऑडिटर्स क्या है सर? ऑडिटर्स को ऑडिट करने, ऑडिट किस चीज का करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का करेगा, तो वो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है और उसके सब्सिडरी एसोसिएट्स का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है, लेकिन सब्सिडरी एसोसिएट का उतना ही मांगना जितना तुमको कंसोलिडेशन के लिए रेलेवेंट है, ज्यादा इधर उधर का ज्ञान मत मांगना। क्या करना बोला मैंने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी का एक्सेस कर सकते हो और अपने सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट कंपनी का भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का उतना ही करना जितना कंसोलिडेशन के लिए रेलेवेंट है। उसके अलावा तुमको जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तुम मैनेजमेंट से मांग सकते हो। यू कैन रिक्वायर फ्रॉम सच ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो भी आपको चाहिए। इंक्वायरी बाय ऑडिटर 6 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑडिटर जो है उसका काम है 6 चीजों में इंक्वायरी करना। ऑडिटर जो है उसका काम है 6 चीजों में इंक्वायरी करना। कौन सी 6 चीजों में इंक्वायरी करेगा? अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, तो ये देखना क्या प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है एंड वेदर द टर्म्स आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और मेंबर्स। प्रेजुडिशियल मतलब क्या सर? अगर आपको मार्केट में यूजुअली 10% पे लोन दे सकते हो, आप 4% पे लोन दे रखे हो, मतलब इट इज प्रेजुडिशियल टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले सिक्योर्ड है तो क्या प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, और दूसरा क्या टर्म जो है वो प्रेजुडिशियल है। दूसरा एक और पॉइंट है लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में, क्या आपने लोन्स एंड एडवांसेस को एज अ डिपॉजिट तो नहीं शो कर दिया है, उसको आपने कहीं डिपॉजिट तो नहीं दिखा दिया। ये 2 पॉइंट जो है आपके रेलेवेंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है सर? अगर कोई मियरली बुक एंट्रीज है, ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय मियरली बुक्ड एंट्रीज आर दे प्रेजुडिशियल, जैसे कि रिवैल्यूएशन एंट्री। फोर्थ क्या हो गया? अगर आपके असेट्स की बात करें, आपके कोई कंपनी के ऐसे सेट्स है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर सिक्योरिटीज, अगर शेयर्स वगैरह है तो वेदर यू हैव सोल्ड इट फॉर अ प्राइस लोअर देन द परचेज प्राइस, जितने में खरीदा था कि उससे कम में बेचा है। क्यों? क्योंकि भाई जब तेरा काम नहीं है तो क्यों ये सब फालतू काम कर रहे हैं, महंगा खरीदना सस्ता बेचना। आर यू एन इन्वेस्टमेंट कंपनी? नो। आर यू अ बैंकिंग कंपनी? नो। इन दैट केस व्हाई आर यू सेलिंग योर शेयर्स एट अ लोअर प्राइस? यू विल जस्ट चेक, यू विल जस्ट मेक एन इंक्वायरी एज टू असेट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स और डिबेंचर्स, हैव यू सोल्ड इट फॉर अ प्राइस लोअर देन द परचेज प्राइस। उसके बाद मैंने कहा पर्सनल एक्सपेंसेस जो है क्या उसको आप रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर रहे हो, पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू चार्ज करो। और लास्ट पॉइंट, अगर आपने कहा कि आप सिक्योरिटीज अलॉट कर रखे हो फॉर कैश, तो देखना एक्चुअल में कैश आया है क्या, वेदर सच कैश हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड, एंड इफ नो कैश हैज बीन रिसीव्ड तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे डाउट करोगे वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट शोज द करेक्ट रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आर करेक्ट रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग। ये 6 पॉइंट है सर इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी फ्रॉम अ कंपनी के बारे में 6 पॉइंट है। क्या है सर? सुनना। लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में 2 पॉइंट है। पहला प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, टर्म्स प्रेजुडिशियल नहीं है। दूसरा आपने एज अ डिपॉजिट दिखा रखा है। तीसरा मियर बुक एंट्रीज जो है
प्रेजुडिशियल नहीं है। फोर्थ, जो असेट्स हैं जो शेयर्स के फॉर्म में दिख रहे हैं वो आपने परचेज प्राइस से कम में नहीं बेचा है। एंड लास्ट लास्ट लास्ट, अगर आपने कोई शेयर्स अलॉट किया है कैश के बदले में तो क्या कैश आया, और अगर कैश नहीं आया है तो क्या बुक्स जो है आपके करेक्ट और ट्रू है या मिसलीडिंग नहीं है। इस तरह की चीजों के बारे में आप इंक्वायरी करोगे। क्या करोगे आप? इंक्वायरी करोगे। यू विल हैव टू डू द इंक्वायरी। अब ऑडिटर अपना रिपोर्ट बनाएगा। सर अपना ऑडिटर जो है जिसने अकाउंट्स एग्जामिन किया और बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट में अपना एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, टू द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड हिज नॉलेज वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये उसको रिपोर्ट करना है। ऑडिटर रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें लिखेगा। वो क्या क्या लिखेगा सर? सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगा और हमको इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो हमने मांगा वो मिला कि नहीं मिला, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं मिला तो उसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट होगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ए, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। बी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ए क्या कहा था मैंने? ए, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन दे। बी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है दोस्तों? आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपके ओपिनियन में आपने एग्जामिन किया और उन्होंने लॉ के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखा है और जो भी आपको प्रॉपर रिटर्न्स बैंक से आने चाहिए थे वो आपको आए हैं। आपको पता है हम सेक्शन 88 पढ़ रहे थे। 88 क्या था? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एक था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स यहां पे भी हो सकता है और फॉरेन में भी हो सकता है। तो फॉरेन रजिस्टर आपको पीरियोडिकली इंडिया भेजना पड़ेगा। या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको याद होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में भी मेंटेन कर सकते हैं या बाहर कोई ब्रांच है ना तो ब्रांच अपनी जगह पे भी मेंटेन कर सकता है, पर उसको समराइज्ड पीरियोडिकल रिटर्न्स देने पड़ेंगे। तो वो रिटर्न्स प्रॉपर्ली आए कि नहीं वो आपको बताने पड़ेंगे। ब्रांच ऑडिटर्स रिपोर्ट, आपको क्या ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट प्रॉपर्ली आया है और वो जो रिपोर्ट आया है उसको आपने अपने रिपोर्ट में किस तरीके से डील किया है वो आपको बताना पड़ेगा। बैलेंस शीट और फाइनेंशियल पीएनएल जो है क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अग्रीमेंट में है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अग्रीमेंट में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस कर रहा है? उसके बाद ऑब्जर्वेशंस जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस है विद रिगार्ड टू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। क्या ऐसा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया है जिससे एडवर्स इफेक्ट होगा कंपनी को? क्या डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालिफाइड है सेक्शन 162 में? क्या ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क्स है रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यहां पे क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड आपका कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन है क्या? क्या जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है कंपनी का इट इज एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली? द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एंड सच अदर मैटर्स हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये आप क्या करोगे? ये आप प्रिस्क्राइब करोगे। ये चीजें आप क्या करोगे? ऑडिटर रिपोर्ट में लिखोगे। सर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लिखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में लिखना, ब्रांच ऑडिटर के बारे में लिखना कि ब्रांच ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट दिया। उसके बाद 2 पॉइंट्स आपका बैलेंस शीट और पीएनएल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अग्रीमेंट में है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस कर रहा है। जब मैं नोट्स में एएस लिखता हूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जब मैं एसए लिखता हूं तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। उसके बाद मैंने कहा 2 ऑब्जर्वेशन बताना। एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपकी कंपनी की बजा देगा, एडवर्स इफेक्ट होगा ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, या कोई ऐसा क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स ऑन दी मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद मैंने कहा कि डायरेक्टर्स जो है क्या वो डिस्क्वालिफाइड है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है क्या वो ठीक है, एंड सच अदर मैटर्स हैज मे बी प्रिस्क्राइब। जैसा हमने शॉर्टकट बनाया था उस हिसाब से आप पूरा इसको याद कर सकते हो। उसके अलावा सर और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखी है जो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक बार आप रीड कर लो। उसके अलावा सर यूजुअली याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आजकल आना बंद हो गया है, पर इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। तो पढ़ ही रहे हो, समझ ही रहे हो तो थोड़ा बहुत एफर्ट डाल लेना याद करने में भी। उसके बाद से मैंने कहा गवर्नमेंट कंपनी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कैसे होता है? गवर्नमेंट कंपनी में सीएनएजी पूरा शो चलाता है। सीएनएजी ही ऑडिटर अपॉइंट करता है, ऑडिटर को सीएनएजी ही डायरेक्शन देता है कैसे ऑडिट करना है। तो सीएनएजी जो है डायरेक्शन देता है। अब सीएनएजी के डायरेक्शन के बेसिस पे ऑडिटर काम करता है और ऑडिटर सीएनएजी को रिपोर्ट करता है जिसमें वो बताता है डायरेक्शंस इशूड बाय द सीएनएजी, एक्शंस टेकन देयरऑन एंड इंपैक्ट देयरऑफ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुमने हमको क्या करने बोला था, हमने क्या किया और उसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट हुआ था, ये ऑडिटर जो है सीएनएजी को रिपोर्ट करेगा। अब सर सीएनएजी के पास जब रिपोर्ट आएगा तो वो 2 चीजें कर सकता है, या तो टेस्ट ऑडिट या सप्लीमेंट्री ऑडिट। टेस्ट ऑडिट क्या हो गया? सरप्राइज। या सप्लीमेंट्री ऑडिट मतलब हमको और थोड़ा काम करना है। अगर और थोड़ा काम करना है ना तो 60 डेज के अंदर तुम ऑर्डर दोगे सप्लीमेंट्री ऑडिट का और तुम एक बंदा अपॉइंट करोगे सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए। वो बंदा जाके सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा और आकर के वापस सीएनएजी को रिपोर्ट करेगा। वो जो बंदा अपॉइंट होगा सप्लीमेंट्री ऑडिट करने के लिए वो पूरा इंफॉर्मेशन मांग सकता है कंपनी से। अब आपने सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाई और सप्लीमेंट्री ऑडिटर का भी आपके पास रिपोर्ट आ गया। तो मेन रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री ऑडिटर का रिपोर्ट, उसके नीचे सीएनएजी जो है अपना कमेंट और घुसाएगा कि उसके हिसाब से ऑडिट में क्या ऑब्जर्वेशंस है, क्या कमेंट्स है। और ये जो कमेंट्स आपने घुसा लिए, ये जो पूरा फाइल है, दिस विल नाउ बी सेंट टू द एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू द कॉपीज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विल आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द एजीएम। जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना चाहिए उन सबको ये जाएगा और एजीएम में भी प्लेस हो जाएगा।
क्या आप समझे? दिस विल ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। समझे सर? उसके बाद मैंने ब्रांच ऑफिस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई थी। ब्रांच ऑफिस में ऑडिटर कौन बनता है? ब्रांच ऑफिस अगर इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है उस पर डिपेंड करता है। अगर इंडिया में आपका ब्रांच ऑफिस है तो ऑडिटर कौन बन सकता है? कंपनी का जो ऑडिटर है, जो मेन कंपनी का जो ऑडिटर है वो भी ऑडिटर बन सकता है, या कोई भी अदर पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर वो ब्रांच ऑडिट बन सकता है, ब्रांच ऑडिटर बन सकता है। पर अगर कंपनी इंडिया के बाहर है ना, कंपनी इंडिया के बाहर है तो कंपनी ऑडिटर तो ऑडिट कर ही सकता है, उसके अलावा कोई भी और अकाउंटेंट जो वहां पे क्वालिफाइड है, वहां के लॉ के हिसाब से ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है, वो भी ऑडिटर बन सकता है। वहां के लॉ के हिसाब से क्वालिफाइड है ना, तब भी वो ब्रांच का ऑडिट करके ऑडिटर बन के हमको रिपोर्ट भेज सकता है, और वो रिपोर्ट बना के भेजेगा जिसको कंपनी ऑडिटर अपने रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। ब्रांच ऑडिटर अगर कोई और है तो वो ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट बना के कंपनी ऑडिटर को रिपोर्ट देगा, और कंपनी ऑडिटर उस रिपोर्ट को अपने रिपोर्ट में किसी तरह से इनकॉर्पोरेट करेगा। अब सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकता है कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आईसीआई की कंसल्टेशन पे, आईसीआई के रिकमेंडेशन पे बनाएगा, और अभी जो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा है आईसीआई ने वही वैलिड है, वही चलता रहेगा। क्या आप समझ गए? अब सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉड, फ्रॉड 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 फ्रॉड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉड। जैसे ही बात करते हो समझ लेना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ऑडिट इफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब कौन सर? कंपनी ऑडिटर जो है हैज रीजंस टू बिलीव दैट एनी फ्रॉड हैज बीन कंडक्टेड, फ्रॉड जो इंडिविजुअली 1 करोड़ से ज्यादा है, एक फ्रॉड जिसका अमाउंट इंडिविजुअली 1 करोड़ से ज्यादा है अगेंस्ट द कंपनी ऑडिट ऑफिसर, तो वो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा सीजी को। तो सर एक बात मेरे को बताओ, ऑडिटर को रिपोर्ट कब करना है? जब उसको इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर कोई फ्रॉड मिलता है, अगर इन्वेस्टिगेशन के ऑडिट के दौरान मिलता है, ऑडिट के अलावा या कोई आपको बता के चला गया तो वो नहीं, अगर आपको खुद को मिलता है और अगर आपको लगता है फ्रॉड जो है वो इंडिविजुअली 1 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप सीजी को अपॉइंट करोगे। 5 लाख के अगर 100 फ्रॉड भी होंगे ना, आप रिपोर्ट नहीं करोगे। इंडिविजुअली 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है। अब सर आपका प्रोसेस समझना, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है तो क्या, फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो क्या, फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो क्या, अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? फोर्थविथ यू विल इंटीमेट द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज द केस में भी। अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो बोर्ड जो है ना वो ऑडिटर से बात ही नहीं करता है। मेरी एक लाइन याद कर लो, अगर कंपनी में ऑडिट कमिटी है तो बोर्ड जो है ना वो ऑडिटर से बात ही नहीं करता है। तो सबसे पहले आप इंफॉर्म करोगे ऑडिट कमिटी को, आप इंफॉर्म करोगे बोर्ड को एज द केस में भी, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। मतलब जिस दिन आपके फ्रॉड नॉलेज में आया, यू विल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड। यू विल आस्क देम फॉर रिप्रेजेंटेशन विद इन 45 days। 45 days के अंदर रिप्रेजेंटेशन करो। अब अगर उन्होंने 45 days के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो तुमने जो रिपोर्ट किया था, तुम्हारा जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन आया उस पे और तुम्हारे जो उस पे कमेंट्स है, वो तीनों चीजें मिला करके आप भेज दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिन के अंदर? विद इन 15 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिप्लाई। जब आपको रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर भेज दो। पर अगर रिप्लाई नहीं आया तो 45 days तक तो वेट करो। जब 45 days खत्म हो जाएगा उसके 15 दिन के अंदर, तुम रिपोर्ट जो आपने भेजा था और उसके साथ एक नोट अटैच कर दो कि हमने भेजा था बोर्ड को रिप्लाई के लिए, बट बोर्ड ने कोई रिप्लाई नहीं किया। मतलब क्या सर? आप बोर्ड को भेजोगे, बोर्ड का रिप्लाई वेट करोगे 45 days तक। अगर बोर्ड का रिप्लाई आया तो बोर्ड के रिप्लाई और उस पे अपने कमेंट्स साथ में ले जाकर के सीजी को दे दोगे। पर अगर रिप्लाई ही नहीं आया तो आपने जो रिपोर्ट भेजा था वो और एक नोट कि भैया हमने ये बोर्ड को भेज दिया था पर उसका रिप्लाई नहीं आया है, ये आप भेज दोगे सीजी को। कितने दिन के अंदर सर? 15 दिन के अंदर अंदर। अब कैसे भेजोगे सीजी को? प्रोसीजरल है। आप सीजी के सेक्रेटरी एमसीए को भेजोगे, सील्ड कवर में भेजोगे, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू स्पीड पोस्ट से भेजोगे, और साथ में आप एक ईमेल भी भेजोगे। आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से तो भेजोगे ही, साथ में एक ईमेल भी भेजोगे, और ये रिपोर्ट फॉर्म एडीटी 4 में सेंड होगा लेटर हेड पे, और ऑडिटर साइन करेगा और अपना मेंबरशिप नंबर भी लिखेगा। ये सारे प्रोविजन है सर। किस तरीके से भेजोगे? व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट? सेक्रेटरी को भेजोगे आप रजिस्टर्ड पोस्ट में और साथ में ईमेल भी भेजोगे। एडीटी 4 इंपॉर्टेंट है। एडीटी 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हो कि भैया फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड अगर 1 करोड़ से कम का है तो सर, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है ना तो बेटा सुन लो, फ्रॉड अगर 1 करोड़ से कम का है ना तो आपको सीजी के पास जाने की बात ही नहीं है। अंदर ऑडिटर, ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर को इन्वॉल्व कर लो, लेकिन सीजी के पास मत जाना। आप क्या करोगे? फोर्थविथ इमीडिएटली 2 दिन के अंदर आप क्या करोगे? ऑडिट कमिटी या बोर्ड को इन्फॉर्म कर दोगे इस फ्रॉड के बारे में। 3 चीजें बताओगे, नेचर ऑफ फ्रॉड, पर्सन इन्वॉल्व एंड अमाउंट इन्वॉल्व। ये आपको जितना आइडिया है उतना बता देना। अप्रॉक्स अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व और नेचर ऑफ फ्रॉड, ये तीनों चीजें आप बताओगे और उनको बोलोगे अपना रिप्रेजेंटेशन दो तुम। ऑन ईच फ्रॉड रिपोर्टेड अबव द फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट। आपको बोर्ड रिपोर्ट में 4 चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। क्या नेचर था फ्रॉड का, क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व थे। पार्टीज का नाम लिखना जरूरी नहीं होगा अगर आपने रेमेडियल एक्शन ले लिया है। जैसे कि अगर आपने उस बंदे को निकाल दिया जिसने फ्रॉड किया था तो उसका नाम लिखना जरूरी नहीं है, और आपको रेमेडियल एक्शन आपने क्या लिया है वो भी बताना पड़ेगा। तो 4 चीजें बताओगे, नेचर क्या था, अमाउंट क्या था, पार्टीज इन्वॉल्व क्या था और रेमेडियल एक्शन आपने क्या लिया ये बताना पड़ेगा। पर आपको सीजी के पास नहीं जाना पड़ेगा, मेंबर्स को आप रिपोर्ट कर दो। मेंबर्स को कैसे रिपोर्ट कर रहे हो सर? आप बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू रिपोर्ट कर दे रहे हो। समझे?
अब सर आपने अगर फ्रॉड आपकी पकड़ में आया और फ्रॉड को इन्फॉर्म करने के लिए आपने कुछ अगर इन्फॉर्मेशन कंपनी के बाहर रिवील किए, तो उसको अगर आपने गुड फेथ में रिवील किया है ना, तो आप पे कोई चार्ज नहीं लगा सकता, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी। ये नहीं बोल सकते तुमने कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच किया है, नहीं बोल सकते भाई। क्यों? क्योंकि तुमने ऑलरेडी, क्यों नहीं बोल सकते आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच किया है? क्यों? क्योंकि आपने विद इन गुड फेथ अपना ड्यूटी किया है और कुछ नहीं किया है। अगर आपने फ्रॉड नहीं रिपोर्ट किया, ये सुनो, जो ऑडिटर वाला प्रोविजन है ना, ये सेम प्रोविजन सीएस को, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को और कॉस्ट अकाउंटेंट को भी एप्लीकेबल हो जाता है, फ्रॉड वाला प्रोविजन। अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो लिस्टेड कंपनी के केस में आप पे 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी और अदर कंपनी में 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। लिस्टेड कंपनी में 5 लाख रुपए और अदर कंपनी में 1 लाख रुपए। मैंने आपको एग्जाम क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था सर? अगर आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट को कोई फ्रॉड पकड़ में आया और मैनेजमेंट ने आपको आके बताया, सॉरी ऑडिटर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमको अभी माफ कर दे, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या वो फ्रॉड आप सीजी को रिपोर्ट करोगे? द आंसर इज नो। वो फ्रॉड जो ऑडिटर ने ढूंढा ना सर, वही सीजी के पास लेके जाना। मैनेजमेंट ने जो ढूंढा वो फ्रॉड तुमको सीजी के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 144 क्या है सर? कुछ सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं दे सकते। क्या क्या सर्विसेज नहीं दे सकते? अंदर का काम मत करना भाई, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, एक्चुअल सर्विस का ऑडिट सर्विस नहीं दे सकते आप। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों नहीं कर सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकते। मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते। अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज नहीं दे सकते आप। अदर प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज नहीं दे सकते आप। क्लास में क्या शॉर्टकट बताया था मैंने? फटाफट कमेंट में बताओ, फटाफट कमेंट में बताओ। मैंने क्या कहा? पहला अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, दूसरा इंटरनल ऑडिट, तीसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ एक्चुअल सर्विस, एक्चुअली का सर्विस नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड एडवाइजरी सर्विस, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस और अदर सर्विस। कोई भी घर की बात तो कर ही नहीं सकते, घर का काम नहीं कर सकते, घर का जो है काम नहीं कर सकते आप। उनके घर का काम, बाहर वाला काम करो। पर सर टैक्स ऑडिट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। जीएसटी ऑडिट? हाँ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कॉस्ट ऑडिट? क्योंकि उन्होंने क्लियरली लिखा है कॉस्ट ऑडिटर जो है वो, कंपनी ऑडिटर जो है, कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता। उसके बाद सर 145 हमने कहा साइन कर देना भाई ऑडिट रिपोर्ट, तो साइन कर देना। और साइन करते वक्त तुमने अगर कोई क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन या कमेंट दिया है ना, तो उसमें जिसका अगर एडवर्स इफेक्ट है तो उसको जनरल मीटिंग में रीड आउट करना और उसको इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना। मतलब क्या सर? ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देना, उसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन और उसको रीड आउट भी कर देना अपने जनरल मीटिंग में। ये क्या हो गया? साइन का प्रोविजन। क्या ऑडिटर साइन करेगा? हाँ जी हाँ, बिल्कुल साइन करेगा और वो सर्टिफाई भी करेगा, साइन और सर्टिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट एज पर 141 सबसेक्शन 2। ओके, हाँ सुनो सुनो, सेक्शन 146 क्या है सर? 146 क्या है? ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड करेगा, इसलिए तो उसको नोटिस भेजते थे ना, इसलिए तो उसको आईजीएम का नोटिस भेजते थे। ऑडिटर जो है एनुअल जनरल मीटिंग है वो अटेंड करेगा, उसको नोटिस मिलेगा, वो खुद अटेंड करेगा या अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है, जैसे कि अपना कोई पार्टनर या कोई जूनियर, उसको भी भेज सकता है, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। क्या उसका राइट टू वर्ड होगा? हाँ, जिस मैटर में ऑडिटर को कंसर्न है उसमें राइट टू वर्ड होगा। जैसे कि अगर ऑडिट रिपोर्ट की बात करो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो तो ऑडिटर का कंसर्न होगा। सेक्शन 147 क्या है सर? कॉन्ट्रावेंशन। अगर आपने कोई गड़बड़ किया, अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो क्या होगा सर? सबसे पहले सुनना, कॉन्ट्रावेंशन में कंपनी ऑफिसर इन डिफॉल्ट की भी गलती हो सकती है। अगर तुमने ऑडिटर नहीं अपॉइंट किया, रिमूव नहीं किया, कैजुअल वैकेंसी नहीं करी, तो कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है। तो कॉन्ट्रावेंशन में कंपनी पे फाइन लगेगा 25,000 से 5 लाख रुपीस एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 10,000 से 1 लाख रुपीस। पर अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ऑडिटर पे फाइन लगेगा 25,000 मिनिमम से लेकर के लोअर ऑफ 5 लाख और 4 टाइम्स रेम्यूनरेशन। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम कितना है? 5 लाख और 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड। पर अगर आपने 447 का फ्रॉड करने की कोशिश की ना, अगर आपने धोखा देने के लिए विलफुली अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया, तो आपका पेनल्टी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मिनिमम आपको जेल भी ऐड हो जाएगा। जेल कितना? अप टू 1 ईयर्स एंड इंप्रिजन और एंड फाइन 50,000 मिनिमम अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 25 लाख। यहां पे डबल नहीं हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन। अगर आप देखोगे तो इसका मैं कह रहा हूं कि डबल हो जा रहा है, पर यहां पे 5 लाख का 25 लाख नहीं, 5 लाख का 5 टाइम्स हो रहा है, 10 लाख नहीं हो रहा है, 25 लाख हो रहा है, तो 2 टाइम्स नहीं 5 टाइम्स हो रहा है। ठीक है। अब सर अगर ऑडिटर कन्विक्ट हो जाता है ना, तो उसको कुछ और चीजें भी करनी पड़ेगी, अपना रेम्यूनरेशन रिफंड करना पड़ेगा और डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे किसी को जिसको नुकसान हुआ है। और अगर एक ऑडिट फर्म है जो फ्रॉड करती है या फ्रॉड के लिए पाई जाती है, तो ऑडिट फर्म तो रिस्पॉन्सिबल होती है, साथ में उसके कंसर्न पार्टनर्स भी जो होते हैं वो भी लायबल हो जाते हैं। पर अगर क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करो जहां पे सिर्फ जेल जाना है, तो ऑब्वियसली फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उसके पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि फर्म तो कभी जेल नहीं जाती ना। कभी देखे डेलोइट को जेल में डाल दिया? नहीं भाई, डेलोइट की किसी फर्म को आपने जेल में डाला होगा। और 148 लास्ट इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका कॉस्ट ऑडिट।
कॉस्ट ऑडिट की बात करते हैं 148 क्या कहते हैं, कुछ कंपनीज है जिनको हम कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिपोर्ट मेंटेन करने पड़ेंगे, उसमें से कुछ कंपनीज है जिनका नेटवर्थ अगर एक लिमिट से एक्सीड होता है या जो भी लिमिट्स है उनको हम कॉस्ट ऑडिट भी करवाने बोलेंगे। तो सबसे पहले कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिपोर्ट मेंटेन करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। हर कंपनी को नहीं मेंटेन करना होता, हर किसी का नहीं होता लक्ष्मण, हर किसी के नहीं होते लक्ष्मण। कॉस्ट रिकॉर्ड जो होता है ना वो कुछ कंपनीज को मेंटेन करना पड़ता है। समझ लो अगर दुनिया में इतनी कंपनीज है तो इतने लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है और उसमें भी इतने लोगों को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है, हर किसी को नहीं करवाना पड़ता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट द सीजी में ऑर्डर कंपनीज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड गुड्स और सर्विसेज, कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स अगर आप बना रहे हो तो हम ऑर्डर करेंगे, आप क्या करोगे, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। डायरेक्ट दैट पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट शैल बी आल्सो इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक और बुक भी होगा आपका जिसमें आप कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना लेबर हुआ, ये सारी चीजें क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। और अगर ये ऑर्डर मान लो आप बैंक पे पास कर रहे हो तो बैंक पे पास करने के पहले कंसर्न्ड रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल लोगे। कोई भी अगर ऐसी कंपनी जो किसी और रेगुलेटरी बॉडी से गवर्न होती है तो उस रेगुलेटरी बॉडी का भी अप्रूवल लोगे ये ऑर्डर पास करने के पहले। अब जब आपने कॉस्ट रिकॉर्ड पास करने का ऑर्डर कर दिया और सीजी को अगर लगता है दैट इट इज नेसेसरी देन इट मे बाय ऑर्डर ऑडिट द इट मे ऑर्डर दी ऑडिट ऑफ सच कॉस्ट रिकॉर्ड। आप उस कॉस्ट रिकॉर्ड की ऑडिट भी करवा सकते हो अगर आपका नेटवर्थ और टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर है, वो लिमिट्स हमारे कोर्स में नहीं है। तो सर कुछ कंपनीज है जो अगर प्रिस्क्राइब्ड गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं तो उन लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने बोल सकते हैं और सीजी को अगर लगता है तो उनको कॉस्ट ऑडिट भी करवाने बोल सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बाकी सब चीजें वही है सर। कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, जैसे अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंडेशन देगी, बोर्ड को बोलेगी बोर्ड हम इसको ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं और ये रेम्यूनरेशन फिक्स करना चाहते हैं, और फिर अल्टीमेटली आप जाकर के शेयर होल्डर से रेटिफाई करवा लोगे। पर बाकी कोई और कंपनी है जिसमें ऑडिट कमेटी नहीं होता है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा और रेम्यूनरेशन जो है शेयर होल्डर्स रेटिफाई करेंगे। ठीक है, तो सर ऑडिट कमेटी करेगा, नहीं है तो बोर्ड करेगा। ठीक है, अब सर सुनो 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 सुनो, कॉस्ट ऑडिट जो होता है ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है जो आईसीआई ने इशू किया है। कौन सा वाला आईसीआई सर, वो कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट वाला जो आईसीआई है ना, वो आईसीएमएआई जिसको हम कहना चाहते हैं पर आईसीएआई ही है वो। ऑडिट जो है वो इन एडिशन टू सेक्शन 143 होगा, 148 का जो ऑडिट है वो 143 के ऊपर ओवर एंड अबव होगा। अब ऑडिटर जो है वो अपना क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन भी देखेगा। आप अगर कॉस्ट ऑडिट करना चाहते हो ना तो आपको कॉस्ट अकाउंटेंट होना जरूरी होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट होना जरूरी होगा। अब आप अपना रिपोर्ट बनाओगे, कॉस्ट ऑडिटर तुम अपना रिपोर्ट बनाओगे, कौन बनाएगा, कॉस्ट ऑडिटर। वो रिपोर्ट बनाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा रिपोर्ट अपना, एंड द कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू सीजी अलोंग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजर्वेशन। जैसे ही बोर्ड को रिपोर्ट आया ना, बोर्ड जो है 30 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर क्या करेगा, वो सीजी को भेजेगा। लेकिन सीजी को जब भेजोगे ना तो कॉस्ट ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में अगर कोई ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स डाला है तो उसको पूरा आप समझाओगे कि भाई इन्होंने क्यों हमारे रिमार्क्स डाले, हमसे क्या गलती हो गई, वो पूरा आपको समझाना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपसे फर्दर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है और आपको वो देना पड़ेगा। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया इस सेक्शन में तो सेक्शन 147 वाली ही पेनल्टी लगेगी आपको 147 वाली ही पेनल्टी लगेगी। क्या कहा सर मैंने, कॉस्ट ऑडिट का प्रोविजन बोला, कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, उनमें से कुछ कंपनी को कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब अगर बात ही आती है सर अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रेम्यूनरेशन क्या होगा। अपॉइंटमेंट अगर ऑडिट कमेटी है तो वो रेकमेंड करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेगा और शेयर होल्डर्स रेटिफाई कर देंगे। रेम्यूनरेशन भी इसी तरीके से फ्लो होगा। पर अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट करेंगे, रेम्यूनरेशन भी वही बताएंगे और शेयर होल्डर्स जो है रेटिफाई कर देंगे। कॉस्ट ऑडिटर जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट ही कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता सर, क्योंकि कॉस्ट ऑडिटर बोल रहा है तूने मेरे को करने दिया, तूने मेरे को कंपनी का ऑडिट करने दिया, नहीं ना, हम अपना कॉस्ट ऑडिट खुद करेंगे, तुम रहने दो फिर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन देख लेना और आप अपना रिपोर्ट बना के देना। रिपोर्ट में किसको दोगे सर, रिपोर्ट आप बोर्ड को दे रहे हो, रिपोर्ट बोर्ड को दे रहे हो, रिपोर्ट शेयर होल्डर को सीधा नहीं दे रहे हो, रिपोर्ट बोर्ड को दे रहे हो। और बोर्ड को रिपोर्ट देने के बाद कंपनी जो है वो रिपोर्ट को भेज रही है सीजी को 30 डेज के अंदर। क्या आपको समझ आया सर, क्या आपको पूरी बातें याद हो गई, बोलो बोलो, क्या आपको पूरी बातें याद हो गई, हाँ जी बोलो, हाँ सर, हाँ याद हो गई, बोलो हाँ। ओके गाइस, चलो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को सारी चीजें याद हो गई। ठीक है, और अपना इसके साथ चैप्टर 10 का रिवीजन हो गया। सुन लो, हमारे चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक ऑलमोस्ट सारे रिवीजन हो चुके हैं, सारे रिवीजन। और सारे रिवीजन यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, नहीं एक्चुअली नहीं है, वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। ओके ओके,
और जो लोग YouTube में देख रहे हो, तुम नालायक लोग, तुम लोग लाइक ठोक देना, लाइक ठोक देना, जोर से एकदम लाइक का बटन ठोकना अगर तुम लोगों को मजा आया तो, और कमेंट करके बता देना दोस्तों क्यों, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं तुम्हारा अप्रिसिएशन मेरा मोटिवेशन है, और इसी तरीके से और रिवीजन वीडियोस हम बनाते रहेंगे, बस तुम अप्रिशिएट करते रहना, थोड़ी सी मेहनत डाल करके कमेंट में बता देना तुम लोगों को रिवीजन कैसा लगा, और लाइक जरूर ठोक देना दोस्तों। अब मैं चलता हूं, तुम लोगों से मिलूंगा अगली बार, अंटिल देन सी यू।